हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम देखते हैं जिस प्रकार से विद्यार्थियों जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक उसी प्रकार से प्रोटॉन की भी खोज हुई थी। विसर्जन नलिका के परावर्तित रूप में कैनाल किरणों की खोज हुई, जिसके अध्ययन के उपरांत हमें क्या मिला? प्रोटॉन मिला। फिर उसके बाद जो है अल्फा कणों की बमबारी, इसके बेरिलियम जैसे जो है बड़े पदार्थ पर करने के बाद जो है जेम्स चार्विक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। इसके उपरांत हम देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो सन 1898 में सर जे थॉमसन ने अपना एक परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार, जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की घात -10 nm होती है। एक गोलाकार उदासीन कण होता है, जिसमें धनावेश और ऋणावेश होते हैं। उन्होंने बताया कि जो ये गोलाकार कण होता है, इसमें धनावेश तो समान, मतलब एक ही प्रकार से पूरे क्षेत्र में बटे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जगह जगह पर धसे होते हैं। और इस नियम को उन्होंने बताया ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तरबूज में बीज होता है। मतलब जो तरबूज का लाल भाग होता है वो धनावेशित भाग है, और जो उसमें बीज है वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस मॉडल को इसीलिए क्या कहा गया? तरबूज मॉडल कहा गया। तरबूज मॉडल। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को क्या कहा गया? तरबूज मॉडल कहा गया, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो आपका ये उदासीन कण है उसमें जिस प्रकार से तरबूज में लाल भाग जो होता है वो फैला होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें धनावेशित भाग फैला होता है, और जिस प्रकार से उसमें बीज धसे होते हैं ठीक उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं? नंबर 1, परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में असमर्थ था। इन्होंने कहा था कि परमाणु क्या होता है? एक गोलाकार उदासीन कण होता है, तो इसकी उदासीनता का इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। दूसरा, इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन की परमाणु की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। थॉमसन का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। फिर इसीलिए यह परमाणु मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर उसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लॉन्च किया गया। इन्होंने एक प्रयोग किया कि धातु की सोने की पन्नी एक थी, उस पर जो है अल्फा कणों की बमबारी करवाई या अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया। तो इन्होंने देखा कि जो पन्नी का अधिकतम भाग होता है, या इस मान लीजिए एक ये परमाणु हो गया, मान लीजिए जितना पन्नी का भाग है एक परमाणु हो गया, और इन्होंने जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई तो देखा कि अधिकांश जो इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा कुछ अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इसमें इन्होंने प्रेक्षण में पाया कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल जाते हैं। मतलब कि उनके रास्ते में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं पड़ता है जो कि उनको जो है उनके मार्ग से विचलित कर सके। तो अधिकांश अल्फा कण बिना किसी अवरोध के जो है सीधे निकल जाते हैं। फिर दूसरा, इन्होंने पाया कि कुछ कण अपने पथ से विचलित होकर विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाते हैं। कुछ कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होकर के अपनी दिशा से भटक जाते हैं। और तीसरा इन्होंने प्रेक्षण पाया
1000 किरणों में एक किरण जो है वो 180 डिग्री पर टर्न होकर के पीछे आ गई। तो इन्होंने यह निष्कर्ष पाया इन तीनों प्रेक्षणों से कि कुछ जो है कण आगे निकल जाते हैं, कुछ अपने मार्ग से विचलित होते हैं और कुछ डायरेक्ट 180 डिग्री पर जो है पीछे चले जाते हैं। तो इन्होंने इससे कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या था? इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि जो ये किरणें हैं अगर सीधी निकल जाएंगी बिना अवरोध के, अगर खाली नहीं रहेगा तो नहीं निकल पाएंगी। इसलिए इन्होंने बताया कि जो सीधी निकल रही है किरणें, इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ धनावेशित तथा भारी कण बीच में उपस्थित होते हैं, तो जो अपने मार्ग से विचलित करते हैं वो जो है किरणें उस धनावेशित, जिस धनावेशित कण की ये बात कर रहे हैं वहां से ये टकरा करके अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से प्रकीर्णित हो जा रहे हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 एनएम जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 एनएम होती है। मतलब इन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा भाग है, अति सूक्ष्म भाग है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 एनएम है। यह यहाँ पर उपस्थित है, जिसके कारण जो अल्फा कण है ये जो है वहां से टकरा करके वापस चले जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो परमाणु का भाग होता है वो अधिकांश खाली होता है। परमाणु में बहुत अतिसूक्ष्म भाग होता है, परमाणु में अतिसूक्ष्म भाग होता है जहां पर धनावेशित कण उपस्थित होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? जितनी दूर में धनावेशित कण उपस्थित है उसी को उन्होंने क्या बताया? नाभिक बताया और नाभिकीय मॉडल की खोज की। उसके बाद इन्होंने बताया कि यदि परमाणु की टोटल त्रिज्या 10⁻10 एनएम है तो इस जो आपका धनावेशित चार्ज से भरा हुआ गुच्छा है बीच में उसकी त्रिज्या लगभग 10⁻15 होगी। इनकी सीमाएं क्या थी? इस परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी इसको देखते हैं। तो इसको देखेंगे कि नंबर 1, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ है। रदरफोर्ड ने यह बताया कि नाभिक के चारों तरफ जो परमाणु के बाहर कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते समय, जब इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो धीरे धीरे जो है बराबर अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, मतलब अपनी ऊर्जा को क्षय करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब इनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है तो ये बीच में नाभिक के पास जो है जाकर के गिर जाते हैं, मतलब नाभिक में जो जाकर के गिर जाते हैं। तो और इसी के लिए इन्होंने बताया कि परमाणु के अस्थायित्व, मतलब परमाणु का अस्थायित्व कब तक होगा इसकी व्याख्या ये नहीं कर सके। दूसरा, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या करने में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल असफल रहा। तीसरा, परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह मॉडल नहीं कर सका। मतलब कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इस सिद्धांत को सन 1901 में प्लांक ने प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कुछ बिंदु बताए। पहला, विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैक्स में होते हैं। विकिरण जो होते हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैक में होते हैं, जिसे क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है। इनमें निहित ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा क्वांटम को, इनमें जो निहित ऊर्जा होती है और वह प्रकाश के रूप में होती है, इसको क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। या सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा निहित प्रकाश होते हैं या प्रकाश के गुच्छों को हम क्या कह सकते हैं? फोटॉन कह सकते हैं। और दूसरा, यदि आप प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा
ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। जो प्रत्येक क्वांटम होता है उसकी ऊर्जा जो है उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। E is directly proportional nu, E is directly proportional nu। यहां से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे तो E इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा और न्यू इक्वल टू होता है C बाई लेमडा। क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य के अनुपात को क्या कहते हैं, हम न्यू कहते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा एच C बाई लेमडा, जहां पर C क्या है, प्रकाश की चाल है, H प्लांक कांस्टेंट है, लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो इस प्रकार से हम जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकाश की आवृत्ति या किसी भी कण की आवृत्ति हम निकाल सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।